प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के इससे पहले के 3 पार्ट्स में हमने प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन, स्पेक्ट्रम में सिग्नल्स की संख्या और उनकी स्थिति के बारे में बात की थी। 4th पार्ट में हम एनएमआर स्पेक्ट्रम में केमिकल शिफ्ट यानी संकेत की स्थिति तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भी न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग यानी नाभिकीय परिरक्षण और विपरिरक्षण से संबंधित है। न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग को हमने लास्ट वीडियो में समझा था। रासायनिक बंधों के इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण से संकेत उच्च क्षेत्र यानी अपफील्ड और विपरिरक्षण के कारण डी शील्डिंग के कारण निम्न क्षेत्र यानी डाउनफील्ड की ओर विस्थापित हो जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वातावरण के आधार पर प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद में स्पेक्ट्रम में संकेत प्राप्त होते हैं। इसको रासायनिक श्रुति भी कहते हैं। ये संकेत एक यौगिक के सापेक्ष प्राप्त किए जाते हैं जिसे संदर्भ यौगिक यानी रेफरेंस कंपाउंड कहा जाता है। प्राय टेट्रामिथाइल साइलेंट टीएमएस को संदर्भ यौगिक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। टेट्रामिथाइल साइलेंट। अब प्रश्न उठता है कि टीएमएस को रेफरेंस कंपाउंड के रूप में क्यों काम में लिया जाता है। टीएमएस में 12 रासायनिक तुल्य यानी केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इसलिए इसकी अत्यंत कम मात्रा से ही बहुत प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्राप्त होता है। दूसरा कारण सिलिकॉन की विद्युत ऋणता कम होने के कारण इसके प्रोटॉन अत्यधिक परिरक्षित होते हैं, शील्डेड होते हैं। इसी कारण इसका संकेत सामान्य कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित प्रोटॉनों के संकेतों की तुलना में उच्च क्षेत्र यानी अपफील्ड में प्राप्त होता है। इसी कारण इसके संकेत को डेल्टा 0.0 ppm पर संदर्भ के रूप में लिया जाता है। तीसरा कारण है ये अधिकांश कार्बनिक यौगिकों यानी विलायकों जो ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट्स इसमें काम में लेते हैं उसमें सोल्यूबल होता है। एक और कारण है कि इसका क्वथनांक बहुत कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए नमूने से वाष्पन द्वारा इसको सरलता से अलग किया जा सकता है और ये अक्रिय होता है, इनर्ट रहता है, इसलिए कार्बनिक यौगिकों से क्रिया नहीं करता। इन सब कारणों से टीएमएस को संदर्भ यौगिक के रूप में काम में लिया जाता है। यौगिकों के प्रोटॉनों का रासायनिक विस्थापन इसी संदर्भ संकेत के सापेक्ष यानी टीएमएस के सापेक्ष ज्ञात किए जाते हैं तथा इसे ही रासायनिक विस्थापन यानी केमिकल शिफ्ट कहते हैं। किसी भी प्रोटॉन का रासायनिक विस्थापन हर्ट्ज में उपकरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये टीएमएस है, इसके सापेक्ष ये विस्थापन है। कोई भी सिग्नल आ रहा है टीएमएस के सापेक्ष वो सब निम्न क्षेत्र की ओर होगा, क्योंकि टीएमएस सबसे ज़्यादा अपफील्ड रहता है, उसको 0 ppm पे दर्शाते हैं और उपकरण की आवृत्ति पे निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति वाला उपकरण है तो उसका विस्थापन भी हर्ट्ज में अधिक होता है। केमिकल शिफ्ट हर्ट्ज में दर्शाया जाता है तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य के समानुपाती होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। प्राय अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, अतः यह जरूरी है कि रासायनिक विस्थापन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य रहित इकाई के रूप में दर्शाया जाए। इसके लिए रासायनिक विस्थापन में स्पेक्ट्रोमीटर की आवृत्ति का भाग देकर किया जाता है। 60 मेगाहर्ट्ज के उपकरण में जो सिग्नल 60 हर्ट्ज पर आता है वो 100 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट पर 100 हर्ट्ज पर आता है, लेकिन इस सूत्र की सहायता से डेल्टा का मान समान ही रहता है, जो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 1.0 ppm है। ये देखिए 60 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है और उसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज आई। इस सूत्र से हमने निकाला कि ये 1.0 ppm पर आता है। और अगर 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट लिया है आपने तो वो 100 हर्ट्ज पर उसका सिग्नल आता है,
और उसको कैलकुलेट करते हैं तो 1.0 ppm रहता है। इसलिए ये विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। डेल्टा का मान चाहे वो 60 मेगाहर्ट्ज पे आए या 100 मेगाहर्ट्ज पे आए या 300 मेगाहर्ट्ज पे आए, वो समान होता है। केमिकल शिफ्ट को व्यक्त करने के लिए दो स्केल काम में लिए जाते हैं और दोनों ही इकाइयाँ क्षेत्र रहित होती हैं, क्योंकि किसी उपकरण की प्राचालन आवृत्ति ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है। और एक ये जो सूत्र है इसका उपयोग हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। डेल्टा इज इक्वल टू टीएमएस से रासायनिक विस्थापन हर्ट्ज में और उपकरण की प्रचालन आवृत्ति ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में इंटू 10⁻⁶। एक और उदाहरण से हम देखते हैं। बेंजीन के 6 प्रोटॉन हैं, उनका रासायनिक विस्थापन 60 मेगाहर्ट्ज के उपकरण पर टीएमएस के सापेक्ष 436 हर्ट्ज पर और 300 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट पर 1281 हर्ट्ज पर प्राप्त होता है। ये देखिए आप, ये 436 हर्ट्ज पर प्राप्त हुई है सिग्नल, और इसमें सिग्नल 300 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट पे उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 2181। और जब हम इस फार्मूले में कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों डेल्टा यूनिट्स में 7.27 ppm पर आते हैं। इसलिए ये उपकरण की प्रचालन आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है और पार्ट्स पर मिलियन में डेल्टा स्केल पर इसका मान समान रहता है। ये उपकरण चाहे 60 मेगाहर्ट्ज का लिया चाहे 300 मेगाहर्ट्ज का लिया, इसका जो स्पेक्ट्रम है उसका सिग्नल 7.27 ppm पर प्राप्त होता है। इस स्पेक्ट्रम में हम देख सकते हैं कि 60 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट पर जिस सिग्नल की आवृत्ति 240 हर्ट्ज है, ये देखिए 240 हर्ट्ज है, उसकी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट पर 1200 हर्ट्ज है, पर दोनों की केमिकल शिफ्ट डेल्टा 4.0 है, यानी समान है। ये 4.0 पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये 4.0 है क्योंकि 240 है यहाँ पर, और तो ये 4.0 के इक्विवेलेंट होगी, और ये 1200 हर्ट्ज है तो ये 4.0 ppm ही है। इसलिए इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, टीएमएस के सापेक्ष उसका सिग्नल डेल्टा स्केल पर एक ही वैल्यू दर्शाएगा। इस चार्ट से हम विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन्स की जनरल केमिकल शिफ्ट को देख सकते हैं। कुछ प्रोटॉन अपफील्ड शिफ्ट तो कुछ डाउनफील्ड शिफ्ट दर्शाते हैं। जो शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं वो उच्च क्षेत्र यानी अपफील्ड क्षेत्र में आते हैं, और जो डीशील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं वो डाउनफील्ड रीजन में आते हैं। जैसे ये देखिए आप, एलिफेटिक प्रोटॉन्स हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वो टीएमएस के बहुत नज़दीक आते हैं, यानी शील्डेड प्रोटॉन्स हैं। और इधर आप जैसे जैसे हम जा रहे हैं इनकी शील्डिंग कम हो रही है, और ये OH NH हाइड्रोक्सिलिक और अमीनो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स 0.5 ppm से 5.0 ppm तक वाइड रेंज में आते हैं। और इधर डाउनफील्ड रीजन में आप देखिए एरोमेटिक प्रोटॉन्स जो हैं वो डाउनफील्ड रीजन में है, क्लोरोफॉर्म का प्रोटॉन डाउनफील्ड है, एल्डिहाइडिक प्रोटॉन जो है वो डाउनफील्ड है, कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन है वो और भी ज़्यादा डाउनफील्ड है। इस तरीके से ये केमिकल शिफ्ट का एक चार्ट है जिसमें अपन देख सकते हैं कि शील्डेड प्रोटॉन्स अपफील्ड आते हैं और डी शील्डेड प्रोटॉन्स डाउनफील्ड आते हैं। ये कुछ सेलेक्टेड प्रोटॉन्स के लिए केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक वातावरण के प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट भी अलग अलग होती है। जैसे एरोमेटिक प्रोटॉन्स आप देखें, ये 6.5 से 8.0 है, ये अमाइड्स ग्रुप वाला प्रोटॉन है, ये 5.0 से 9.0 तक जा सकता है। एल्डिहाइडिक प्रोटॉन 9.0 से 10.0 तक जा सकता है। कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन जो है वो 10 से 12 तक जा सकता है। ये आप देख रहे हैं एलिफेटिक प्रोटॉन्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सबकी कुछ न कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है किसी पर्टिकुलर, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ है। तो ये केमिकल शिफ्ट है, केमिकल शिफ्ट की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, पर वो डिपेंड किस पे करती है केमिकल शिफ्ट, ये डिपेंड करती है
प्रोटॉन के पास के इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर पर, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण पर। किस प्रकार की हाइड्रोजन प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम में किस विशेष क्षेत्र में अवशोषण दर्शाती है, इस जानकारी के आधार पर अधिकांश स्पेक्ट्रा का विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे ये जो एलिफेटिक प्रोटॉन्स हैं, ये जो एलिफेटिक प्रोटॉन्स हैं वो इधर आते हैं 0 से 2 के बीच में। कार्बन प्रोटॉन ऑन कार्बन नेक्स्ट टू पाई बॉन्ड्स, जैसे ये प्रोटॉन है, ये 2 से 3 के बीच आते हैं। प्रोटॉन वेयर कार्बन इज अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो 3 to 4 आते हैं। एल्किन के जो वाइनिलिक प्रोटॉन्स हैं वो 4 to 6 के बीच आते हैं, डाउनफिल चले जाते हैं। बेंजीन के एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं, ये 6 to 9 तक चले जा सकते हैं। एल्डिहाइडिक प्रोटॉन 9 से 10 के बीच में है, और 10 के भी आगे और ज़्यादा डाउनफिल्ड कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन है। तो इस प्रकार से ये जनरल चार्ट है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोटॉन किस क्षेत्र में आता है। नाउ विल टेक फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखिए कि डी शील्डिंग इंक्रीजेज विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर? सपोज इसमें देखिए आप, ये CH4 है जिसमें XH है, CH3I में X क्या है? I है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया है, जुड़ गया है यहाँ पे H हटने के बाद में CH4 में, यहाँ Cl आ गया है, यहाँ ऑक्सीजन है यानी OH जुड़ गया है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये फ्लोरीन है। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग इन दिस ऑर्डर। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है 2.1, आयोडीन की है 2.5, ब्रोमीन की है 2.8, Cl की 3.1, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4.0 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और आप देख सकते हैं डेल्टा ppm में इनकी केमिकल शिफ्ट, ये 0.23 है, ये 2.16 है। दैट मीन्स एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग द सिग्नल इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स डाउनफील्ड साइड। तो ये सिग्नल डाउनफील्ड जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो प्रोटॉन जो होता है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है उसके आसपास, इसलिए वो डी शील्डेड प्रोटॉन हो जाता है और उसका शिफ्ट कहाँ जाएगा? डाउनफील्ड जाएगा। इस एग्जांपल में आप देखिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ 3 है। तो संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इसलिए केमिकल शिफ्ट भी क्या हो गया? डाउनफील्ड चली गई, और ज़्यादा डाउनफील्ड चली गई। तो क्लोरोफॉर्म का जो सिग्नल आता है 7.27 पर आता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी डी शील्डिंग बढ़ेगी, और डी शील्डिंग बढ़ने से केमिकल शिफ्ट डाउनफील्ड जाएगी। केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। In alcohols, chemical shift varies from 0.5 ppm free OH to 5.0 ppm जो हाइड्रोजन बॉन्डेड OH की होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण OH बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है तो प्रोटॉन इज कॉल्ड एज डी शील्डेड प्रोटॉन, यानी विपरिरक्षित प्रोटॉन होता है। उसका विस्थापन कहाँ होता है? निम्न क्षेत्र की ओर होता है। ये देखिए एल्कोहल्स में जो सिग्नल आता है वो 0.5 ppm से लेकर के 5.0 ppm तक वेरी करता है। और इसका कारण ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो प्रोटॉन के आसपास क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से सराउंडेड है, तो प्रोटॉन्स के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, एंड प्रोटॉन इज सेड टू बी डी शील्डेड। और जब डी शील्डेड प्रोटॉन होता है तो उसकी शिफ्ट होती है डाउनफील्ड। तो ये 5.0 ppm तक जा सकता है। और अगर फ्री OH है तो वो उसका सिग्नल अपफील्ड आएगा, 0.5 ppm पर भी आ सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ और उदाहरण देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण द्विलक बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। देखिए डाइमर है, और इस डाइमर में ये हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन्स हैं,
इनका सिग्नल बहुत ज़्यादा डाउनफील्ड आता है 10 से 12 के बीच में, क्योंकि ये हाईली डीशील्डेड प्रोटॉन्स हैं। मेथिल सैलिसिलेट में आप देखें तो इसमें प्रबल अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसमें 6 मेंबर रिंग बन रही है। 6 मेंबर रिंग का मतलब है इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये जो प्रोटॉन है बहुत ज़्यादा शील्डेड माना जाता है, इसलिए इसका जो सिग्नल आता है एनएमआर स्पेक्ट्रम में वो 14 ppm यानी फार फार डाउनफील्ड आता है। तो यहाँ भी कारण यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सिग्नल बहुत ज़्यादा डाउनफील्ड जाता है ड्यू टू दी डीशील्डिंग ऑफ द प्रोटॉन। एक और फैक्टर है, वो है संकरण, जो केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करता है। संकरण में आप देखिए कि sp3 संकरण जब है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सिग्नल थोड़े से अपफील्ड हैं, यानी टूवर्ड्स TMS हैं, लेकिन जब सिग्नल संकरण या हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये वाला जो प्रोटॉन है sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ, ये डाउनफील्ड चला गया है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि sp संकरण में ये जो प्रोटॉन है ये फिर वापस अपफील्ड आ गया है। तो इसको कैसे समझें हम? पहली बात तो ये है कि संकरण से हमें S लक्षण का पता लग रहा है, यानी इसमें S कैरेक्टर, sp3 संकरण में जो S कैरेक्टर है वो कितना है? S कैरेक्टर है यहाँ पर 25%। 25% S कैरेक्टर है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन की तरफ ही हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन की तरफ नहीं गए हैं, कार्बन न्यूक्लियस की तरफ नहीं गए हैं, इसलिए ये शील्डेड प्रोटॉन्स हैं। और जब शील्डेड प्रोटॉन्स है तो इनका सिग्नल प्राइमरी में, अगर वो प्राथमिक है तो 1.0 पे आ रहा है, ये देखिए, और अगर वो सेकेंडरी है तो वो 1.2 पे जा रहा है, और टर्शरी है तो उसका सिग्नल 2.0, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, 2.0 पे जा रहा है। अब देखिए आप sp2 में S लक्षण जो है वो 33% करीब हो जाता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन हाइड्रोजन बंध के, ये किस तरफ रहेंगे? कार्बन की तरफ ज़्यादा रहेंगे। ये प्रोटॉन क्या हो गया? इसके आसपास इलेक्ट्रॉनिक वातावरण कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो ये डी शील्डेड हो जाएगा, और जब डी शील्डेड होगा तो ये कहाँ चला गया? डाउनफील्ड चला गया। देखिए सिग्नल 4.5 से 7.0 तक चला गया है। इस आधार पर अगर इसी तरीके से अपन सोचें तो sp संकरण में 50% S करेक्टर होता है, और जब 50% S करेक्टर होता है तो ये और ज़्यादा डाउनफील्ड जाना चाहिए, लेकिन ये अपफील्ड क्यों चला गया? इस आधार पर तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, और नहीं है तो ये डाउनफील्ड जाएगा। लेकिन जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ पर एक और फैक्टर काम करता है, वो है डायामैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, प्रतिचुंबकीय विषमदेशिकता। पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन की जो स्थिति है उस स्थिति पर उस स्थिति में जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज करता है लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र का, इसलिए डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी होती है उसमें, और सिग्नल कहाँ चला जाता है? अपफील्ड चला जाता है। तो एस लक्षण बढ़ने के बावजूद भी सिग्नल डाउनफील्ड ना जाकर अपफील्ड में यानी 3.0 ppm के करीब आता है। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि sp संकरण में डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी का भी इम्पोर्टेंस है। ये देखिए एथेनॉल का प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा, इसमें आप देख सकते हैं 3 सिग्नल हमें मिलते हैं। इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं। एक प्रकार के प्रोटॉन है ये मिथाइल प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन्स, और ये एक प्रकार के हैं मिथाइलिन प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन्स हैं, और ये OH का 1 प्रोटॉन है। इसका सिग्नल OH का यहाँ आ रहा है, CH2 का सिग्नल ये क्वार्टेट के रूप में यहाँ आ रहा है, और इसका जो सिग्नल आ रहा है वो ट्रिपलेट के रूप में यहाँ आ रहा है। ये स्थिति जो TMS के सापेक्ष, ये TMS का सिग्नल है, इसके सापेक्ष जो स्थिति है वो तुलनात्मक रूप से या अपेक्षाकृत डाउन फील्ड ये है CH3 का, ये डाउनफील्ड चला गया क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है।
और OH का सिग्नल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस कारण से यहाँ 4 से 5 के बीच में है। बेंजीन का प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा यदि हम देखते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं। sp2 संकरण है, तो sp2 संकरण में जैसा हमने अभी देखा था 4 से 5 के बीच में सिग्नल आता है, लेकिन यहाँ पर 7.26 पर सिग्नल चला गया। सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं इसलिए एक ही सिग्नल आता है, ये रहा, और ये सिग्नल आ रहा है 7.26 ppm पर। तो यहाँ भी एनाइसोट्रॉपी का कारण है, एनाइसोट्रॉपी के कारण ही ये सिग्नल और ज़्यादा डाउनफिल चला गया sp2 संकरित कार्बन की से जुड़े प्रोटॉन की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ भी sp2 संकरण है, लेकिन एक फैक्टर और है जैसा मैंने बताया, एनाइसोट्रॉपी, और वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सी प्रीवियस 3 वीडियोस, क्योंकि उनको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को और आगे आने वाले वीडियोस को समझ पाएंगे। और पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसका और इन वीडियोस में जो पढ़ रहे हैं वो सारे वीडियोस आगे आने वाले वीडियोस में भी काम आएंगे। तो आप बिल्कुल उनको पढ़िए, और इसमें जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देख सकते हैं कि केमिकल शिफ्ट के लिए रेफरेंस कंपाउंड के रूप में TMS का उपयोग क्यों करते हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आप जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी साथ साथ तैयार कर लेने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।